السلام وعلیکم السلام محق النساء. بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں پلیز مجھے بتائیے گا آواز آ رہی ہے میری؟ گڈ مارننگ جینیفر. اوکے تھینک یو محق النساء. چلیں جلدی جلدی سے آپ سب لوگ جوائن کر لیں تاکہ ہم کلاس سٹارٹ کریں. وعلیکم السلام and السلام علیکم ٹو آل. گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہاؤ آر یو آل؟
वालेकुम अस्सलाम कुरतुलैन। थैंक यू बेटा। जेनेट समर, आई एम मच बेटर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल ओनली 25 स्टूडेंट्स। चलें हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड कर लेते हैं। मीनवाइल 2-4 स्टूडेंट जो भी हैं फर्दर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वालेकुम अस्सलाम। बस प्रेजेंटेशन अपलोड हो जाए, 2 मिनट लगेंगे तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, काफ़ी टाइम हो गया है स्टूडेंट्स का वेट करते हुए, तो अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्थोपेडिक नर्सिंग हमारा यूनिट है जो चल रहा है, उसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी एनाटमी फिजियोलॉजी इसकी एनाटमी फिजियोलॉजी और जो थोड़ी बहुत हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड रिव्यू था हमने पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने जो है डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उन्हें स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो मस्कुलोस्केलेटल के जो डिसऑर्डर की फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ याद है किसी को? थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी तक।
किसी को कुछ याद नहीं है? क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? ओके, समर ने बताया कास्ट और क्लास नहीं है बेटा, दिस इज कास्ट था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। ओके, और ओके, थैंक यू बेटा यासिर। जी, समर ने बताया हमें कि फाइबर ग्लास के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक बताया। और जी? महकुन ने हमें बताया कास्ट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स पढ़ी थी कास्ट की, ब्रेसेस के बारे में पढ़ा था, स्प्लिट। अच्छा, थोड़ा मुझे छोटा लगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं या सिर्फ टीचर पढ़ाती रहती हैं और बच्चे चुप करके सुनते रहते हैं? कास्ट की टाइप, हाँ गुड, डिसयूज सिंड्रोम याद है अरूज को, कास्ट को वो याद है किसी को कि कास्ट की जो डिफरेंट टाइप्स में पढ़ाई थी, क्या क्या पढ़ाया था? व्हाट हैपेंड यासिर, आर यू नॉट अ मेल? जी, रोज ने ठीक बताया। फिश टाइप ऑफ कास्ट पढ़ाई थी मैंने, किसी को याद है क्या क्या टाइप्स पढ़ाई थी कास्ट की, जो ब्रॉडली हम कास्ट को कैटेगराइज करते हैं? ठीक है, समर ने आंसर दिया है शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग कास्ट, ठीक है, गुड। में वॉकिंग कास्ट, लॉन्ग आर्म कास्ट, हिप स्पाइका कास्ट, ठीक है, बिनिश ने ठीक जवाब दिया। हिप स्पाइका कास्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, किसी को कुछ थोड़ी सी भी डेफिनेशन याद नहीं है कि हमने लॉन्ग आर्म कास्ट पढ़ाई, आपको शॉर्ट आर्म कास्ट पढ़ाई, कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन किसी को भी याद नहीं है? शोल्डर स्पाइका कास्ट पढ़ाई, हिप स्पाइका कास्ट पढ़ाई, किसी की भी डिस्क्रिप्शन नहीं याद किसी को? वेरी बैड, अगर किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी और उनके नाम से आपको उसके बारे में पता लग जाता है, कोई आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं थी। समर, जो एल्बो से नीचे हो वो शॉर्ट आर्म कास्ट, जी बिल्कुल, एल्बो के नीचे से स्टार्ट होती है कास्ट और थंब को इंसर्कल करते हुए जो है वो कास्ट अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट आर्म कास्ट, ठीक है। और जी, और किसी को कुछ याद नहीं है? अच्छा, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी
ठीक है, खानसा ने भी आंसर दिया है हमें कि शॉर्ट आर्म कास्ट एल्बिक्सा। अच्छा, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर दूं, तो जो LMS के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी है। अच्छा, मोहम्मद फैसल ने हमें आंसर दिया है, लॉन्ग आर्म कास्ट स्टार्ट फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द ह्यूमरस। अच्छा, एक सेकेंड, फैसल का आंसर गायब क्यों हो गया? फैसल का आंसर ये रहा, ठीक है। Middle of the humerus से bone in the upper arm and extend down the arm all the way to the base of the fingers. When long arm casts are applied, the elbow is usually bent at a नहीं 90 ठीक है 90-degree angle and the wrist is either in a neutral or slightly extended position. ठीक है, महकुनिसा ने बताया कि लॉन्ग आर्म कास्ट जो है वो एक्सियल लाइन कह सकते हैं, एक्सियल होल्ड कह सकते हैं, वहाँ से एक्सटेंड करता। अच्छा जी, ठीक है। बिलो द नी टू द बेस ऑफ द टो शॉर्ट लेग कास्ट, बिलो द नी, ठीक है। चलें जी, ठीक है, थोड़ा बहुत रिव्यू कुछ स्टूडेंट्स को याद है तो अच्छी बात है। बाकी समर ने भी आंसर किया है कि नी जॉइंट से नीचे हो वो शॉर्ट लेग कास्ट होता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने तो पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छी बात है, और जो स्टूडेंट नहीं पार्टिसिपेट कर रहे या फिर तो इट्स वेरी बैड। मैं एक एक आई रिमेंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को उस वक्त तक पढ़ाती रहती हूँ जब तक आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ें हों तो आई थिंक इट्स बैड। जी, महकुन्निसा, ट्रंक कास्ट जो है मैंने आपको पढ़ाया है, जो पूरे ट्रंक को कवर करता है, बॉडी कास्ट के नाम से आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया है। उसी का दूसरा नाम ट्रंक कास्ट होता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पूरे ट्रंक को कवर कर रहा होता है। ठीक है ना? अच्छा जी, चलें, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। हमने नर्सिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करनी थी। ओवरऑल कोई भी किस्म का बॉडी या फिर स्पाइका कास्ट अगर अप्लाई किया गया है तो उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। बॉडी कास्ट आर यूज्ड टू इमोबिलाइज द स्पाइन। जो बॉडी कास्ट होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है स्पाइन को इमोबाइल करने के लिए। जो पूरी स्पाइन है उसको इमोबाइल करने के लिए बॉडी कास्ट अप्लाई किया जाता है। हिप स्पाइक कास्ट, फेमरल फ्रैक्चर्स, फेमरल बोन आपको मालूम है कहाँ मौजूद होती है, तो कुछ फेमरल फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनको स्टेबिलाइज करने के लिए, उनको इमोबाइल करने के लिए हिप स्पाइका कास्ट यूज़ की जाती है। एंड आफ्टर सम हिप जॉइंट सर्जरी समटाइम परफॉर्म की जाती हैं तो उसके बाद भी स्पाइका कास्ट अप्लाई किया जाता है। एंड शोल्डर स्पाइका कास्ट आर यूज्ड फॉर सम ह्यूमरल नेक फ्रैक्चर। ह्यूमरस बोन है हमारी, उसकी नेक का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम शोल्डर स्पाइका कास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है जी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड प्रिपेयरिंग स्किन केयर एंड हाइजीन एंड मॉनिटरिंग फॉर कास्ट सिंड्रोम। नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या आती है? नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले यहाँ पे ये आती है कि उसने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट की पोजीशनिंग करनी है, यानी करनी है, उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट की पोजीशन बनानी है, जो भी पोजीशन रिक्वायर्ड है, बॉडी पार्ट की पोजीशन बनानी है। उसके बाद स्किन केयर, जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि स्किन डैमेज होने का जो है बिल्कुल एक हमारे पास चांस मौजूद है, स्किन अब्रेशंस बनने का, स्किन लीजन्स बनने का, प्रेशर अल्सर्स बनने का। सो स्किन केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, असिस्ट करना है स्किन केयर में, और हाइजीन का ख्याल रखना है, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन में उसको असिस्ट करना है। एंड मॉनिटरिंग फॉर कास्ट सिंड्रोम, कास्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो इश्यूज आ सकते हैं, जिसे हम कास्ट सिंड्रोम कहते हैं, यानी प्रेशर अल्सर्स बन जाना, इमोबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाना, या फिर स्किन ब्रेक डाउन हो जाना, और भी बॉडी में बहुत सारे वो तमाम चीज़ें जो कि इमोबिलिटी की वजह से आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम कास्ट सिंड्रोम कहते हैं। सो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को प्रिपेयर करना, पेशेंट की पोजीशन बनाना, पेशेंट को उसकी डेली हाइजीन में और डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट करना,
اس کی اسکن کیئر میں اس کو اسسٹ کرنا، اور جو کاسٹ سنڈروم ہے اس کے لیے مانیٹر کرنا، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ کریٹ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو پیشنٹ کو. ٹھیک ہے جی. ایکسپلیننگ دا casting procedure helps reduce the patient's apprehension about being encased in a large cast. اگر ہم پہلے سے ایکسپلین کر دیں گے اپنے پیشنٹ کو کاسٹنگ کا پروسیجر، اگر ہم اسے بتا دیں گے کہ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ کو یس سمر یو آر رائٹ، انٹراماسکولر پریشر انکریز ہونا، جیسے ہم نے پڑھایا تھا، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ. اچھا اگر ہم فار ایگزامپل ایک ٹرنک کاسٹ اپلائی کر رہے ہیں یا باڈی کاسٹ اپلائی کر رہے ہیں ایک پیشنٹ کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پورا ٹرنک جو ہے بالکل کیج کی فارم میں باؤنڈ ہو جائے گا، تو اوبویسلی پیشنٹ کس قسم کا فیل کرے گا. تو اس لیے اگر ہم پہلے سے اپنے پیشنٹ کو کاسٹنگ کا پروسیجر ایکسپلین کر دیں گے کہ اس قسم کا آپ کو کاسٹ اپلائی کی جائے گی، اتنا ایریا آپ کا کور ہوگا، وہ ہارڈ ہوگا، کاسٹ کس قسم کا ہوگا، اگر یہ چیزیں ہم اپنے پیشنٹ کو پہلے سے بتا دیں گے تو اس طرح کے کسی بڑی سی کاسٹ میں ہم آپ کو مطلب اگر پیشنٹ کو ان کیس بھی کر دیتے ہیں تو بھی پیشنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے سے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی گئی ہیں. Medications for pain relief and relaxation administered before the procedure enable the patient to cooperate during application of the cast. پین ریلیف کی میڈیکیشن دی جا سکتی ہیں، ریلیکسیشن کے لیے میڈیکیشن ایڈمنسٹر کی جا سکتی ہیں. اگر ہم کاسٹنگ کا پروسیجر سے پہلے، کاسٹ اپلائی کرنے سے پہلے یہ تمام میڈیکیشن اپنے پیشنٹ کو دے دیتے ہیں تو ہمارا پیشنٹ، کیونکہ ظاہر ہے اس کا پین ریلیف رہے گا اور وہ ریلیکس رہے گا، تو ہمارا پیشنٹ ہمارے ساتھ کاسٹ اپلائی کرتے ہوئے زیادہ اچھے سے کوآپریٹ کرے گا. The nurse turns the patient as a unit toward the uninjured side every 2 hours to relieve pressure and to allow the cast to dry. نرس جو ہے اس کا کام ہے پیشنٹ کی پوزیشننگ کروانا. ہر 2 گھنٹے بعد وہ پیشنٹ کی پوزیشننگ اور اس کو ان انجرڈ پارٹ کی طرف موو کرے گی. اور موو کیسے کرنا ہے؟ ایز اے یونٹ موو کرنا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ موو کر رہے ہیں، اس کی ایک ٹانگ صرف جو ہے نا ٹرن ہو رہی ہے اور دوسری ٹانگ اپنی جگہ پہ ہے، یا اس کا بازو ٹرن کر رہا ہے اور اس کی ٹانگ ٹرن نہیں کر رہی. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. پیشنٹ کو ایز اے ہول، پورا پیشنٹ ایک ساتھ موو کرنا ہے، اور ہر 2 گھنٹے بعد، یعنی پیشنٹ کو ہم نے سیدھا لٹا دیا، سپائن لٹا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ان انجرڈ سائڈ پہ ہم نے اس کو موو کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ اسکن بریک ڈاؤن کے چانسز کم ہوں گے، پریشر السر بننے کے چانسز کم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاسٹ جو ہے وہ بھی ڈرائی ہوگی. The nurse turns the patient to a prone position twice daily if tolerated. نرس جو ہے پیشنٹ کو پرون پوزیشن میں بھی لٹا سکتی ہے، یعنی الٹا پیٹ کے بل بھی لٹا سکتی ہے دن میں 2 مرتبہ اگر پیشنٹ ٹالریٹ کرتا ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ اس پوزیشن میں پیشنٹ کو لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ It provide postural drainage of the bronchial tree and to relieve pressure on the back. Obviously اگر پیشنٹ سیدھا لیٹا رہے گا تو سارا پریشر اس کی بیک کے اوپر ہوگا، تو ایک تو بیک کے اوپر سے پریشر بھی ریلیز ہوگا اس طرح، اور دوسرا پوسچرل ڈرینیج. آپ سب کو پتا ہے کہ لنگس کے اندر اس طرح سے اگر پیشنٹ سیدھا لیٹا رہے تو جو سیکریشنز ہوتی ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایٹیلیکٹیسس کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں اگر ہم پرون پوزیشن میں پیشنٹ کو لٹاتے ہیں تو اس سے اس کو پوسٹرل ڈرینیج کہا جاتا ہے، یعنی پوسچر چینج کرنے کی وجہ سے برونکیل ٹری سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس چیز کو ہم پوسچرل ڈرینیج کہتے ہیں. Inspects the skin around the edges of the cast frequently for signs of irritation. Now this is the responsibility of the nurse. This comes under nursing management. That nurse جو ہے وہ انسپیکٹ کرتی ہے اسکن کو، یعنی جو کاسٹ جہاں پہ اپلائی کیا ہوا ہے اس کے جو کارنرز ہوں گے، ظاہر ہے دونوں اینڈز ہوں گے،
उन एंड्स के पास की स्किन को फ्रीक्वेंटली बार बार नर्स जो है वो चेक करती है फॉर एनी साइंस ऑफ इरिटेशन, यानी किसी किस्म की कोई स्किन इरिटेशन तो नहीं हो रही. द नर्स कैन इंस्पेक्ट सम ऑफ द स्किन अंडर द कास्ट बाय पुलिंग द स्किन आउट एंड यूजिंग अ फ्लैश लाइट. अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं होगा कि आपने पेशेंट की जो स्किन है उसको अभी बस सरसरी सा देख लिया, या आपको जो उसके एजेस हैं उसके पास आपको नज़र आ रही है जो स्किन, उसको आपने देख लिया. नहीं, जो कास्ट अप्लाई हुई हुई है, जिस जगह पे कास्ट अप्लाई हुई है, आप जितना पॉसिबल हो सके, बहुत ज़्यादा नहीं, आपका पेशेंट जितना कन्वीनियंट हो, आप स्किन को थोड़ा सा अपनी फिंगर यूज़ करते हुए उसको पुल आउट करेंगे, बाहर की तरफ स्किन को थोड़ा सा खींचेंगे, और वहाँ पे भी फ्लैश लाइट, पेन लाइट यूज़ करके आप वहाँ पे भी स्किन को इंस्पेक्ट करेंगे कि वहाँ पे कोई स्किन इरिटेशन तो नहीं हो रही, कोई प्रेशर अल्सर तो नहीं बन रहा, कोई स्किन एब्रेशंस तो नहीं बन रहा है. ठीक है जी. द स्किन कैन बी bathed एंड मसाज्ड बाय रीचिंग अंडर द कास्ट एजेस विद द फिंगर्स. अच्छा, अब उस स्किन को, यानी जो आपकी कास्ट अप्लाई हुई हुई है उसके जो बिल्कुल कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी स्किन को हम क्लीन कर सकते हैं. बात का मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को कास्ट अप्लाई करके हम वहाँ पे पानी डालना शुरू कर देंगे, नहीं. हम अपनी हम गॉज यूज़ कर सकते हैं, गीला गॉज करके हम ऊपर रख के 2 फिंगर्स के ऊपर अपनी फिंगर्स लाइटली हम स्वैप करके उस कास्ट के अंदर ले जा सकते हैं और वहाँ से उस एरिया को मसाज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. ठीक है ना जी. द सॉरी द पेरिनियल ओपनिंग मस्ट बी लार्ज इनफ फॉर हाइजीनिक केयर. अब देखें, अगर पेशेंट को हमने हिप स्पाइका कास्ट अप्लाई किया हुआ है या इवन बोथ हिप स्पाइका कास्ट अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली पेरिनियल जो ओपनिंग है वो इतनी लार्ज इनफ होनी चाहिए ताकि हम अपने पेशेंट को अच्छी सी पेरिनियल केयर प्रोवाइड कर सकें. ठीक है ना जी. हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है बेटा. अगर एक चीज़ है, देखें, अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है बॉडी पार्ट में, ओके, फ्रैक्चर हो गया है पेशेंट को आपने कास्ट अप्लाई कर दी ताकि उसको हम इमोबाइल कर सकें और उसकी हीलिंग कर सकें, बट इट डजंट मीन कि हमारा जो पेशेंट है उसकी ओवरऑल हाइजीन अच्छी ना हो, आई मीन उसके पास से स्मेल आ रही हो. आप सोचें, इस तरह की चीज़ें होंगी तो पेशेंट की अपनी सेल्फ स्टीम कितनी ज़्यादा लो होगी. सबसे पहली बात ये, और दूसरा ये, अगर उसकी हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो डिफरेंट केस और एक्शंस हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली हमने पेशेंट को अपने जिस प्रॉब्लम के साथ वो आया है, ऑब्वियसली कोई एक प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम उस अपने पेशेंट की उस प्रॉब्लम को डील करें, उसे ठीक करें, ना कि हम अपने पेशेंट को मज़ीद किसी और प्रॉब्लम में डाल दें. सो इसलिए इसी तरह से हाइजीनिक केयर, ओवरऑल पूरी बॉडी की केयर बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से अगर हिप स्पाई का कास्ट अप्लाई हुई हुई है तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने पेशेंट की पेरिनियल केयर से रिलेटेड भी इन चीज़ों का ख्याल रखें. तो इतनी लार्ज इनफ ओपनिंग होनी चाहिए ताकि अच्छे से केयर प्रोवाइड की जा सके. टू प्रोटेक्ट द कास्ट फ्रॉम सोइलिंग, गोर-टेक्स लाइनर्स आर यूज्ड प्रायर टू हिप स्पाइका कास्टिंग. अच्छा, गोर-टेक्स लाइनर्स या लीनर्स आप इन्हें कह सकते हैं, ये सिंपल वो होती हैं, मतलब एक प्लास्टिक की शीट्स होती हैं. तो हम सॉइलिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उन शीट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ख़राब ना हो हमारा कास्ट. यूजुअली फ्रैक्चर बेड पैन्स आर ईजियर टू यूज़ देन रेगुलर बेड पैन्स फॉर पेशेंट विद अ हिप स्पाइका कास्ट. जो हमारे पास हिप स्पाइका कास्ट के साथ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम फ्रैक्चर बेड पैन्स यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर बेड पैन्स. रेगुलर बेड पैन्स आप लोगों ने देखे होंगे, आई डोंट नो कि फ्रैक्चर बेड पैन्स भी आप लोगों ने देखे हैं या नहीं देखे. लेकिन फ्रैक्चर बेड पैन्स में ये होता है कि उसका जो एक एंड होता है ना, वो बहुत यानी बिल्कुल फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है. उससे ये ईजी हो जाता है कि वो पेशेंट को हम ईजिली जो है वो हिप्स के नीचे उसको पुट कर सकते हैं. ये उसका एक बेनिफिट होता है जिसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं.
Patients immobilized in large cast may develop cast syndrome that may include psychological or physiologic manifestations. The nurse needs to recognize the anxiety reaction and provide an environment in which the patient feels secure. अच्छा, जो पेशेंट है एक बड़ी सी कास्ट में, मैंने आपको बताया नहीं देखा समर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा जी, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे मुझे उसकी पिक्चर मुझे आइडिया नहीं था, मुझे उसकी पिक्चर यहाँ पुट करना चाहिए थी, बट इट्स ओके, डोंट वरी। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप उस पर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट किसी क्लास में मैं इसको आपके साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है जी। चलें, एक पेशेंट है जो किसी एक बड़ी सी कास्ट में, लार्ज कास्ट में उसको हमने इनकेस्ड किया हुआ है, ज़ाहिर है। तो ऐसे पेशेंट में कास्ट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। सिंड्रोम का मतलब सबको पता होगा, सिंड्रोम हमेशा याद रखिएगा, सिंड्रोम का मतलब होता है मल्टीपल सिम्टम। जब भी किसी भी एक चीज़ की वजह से बॉडी के मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाएं, या बॉडी के डिफरेंट जो है ना साइन एंड सिम्टम्स एक साथ आना शुरू हो जाएं, तो ऐसी सिचुएशंस को हम सिंड्रोम कहा करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल ये जो डेवलप पेशेंट की कुछ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी आती हैं और फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस भी आती हैं। नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पेशेंट के रिएक्शंस को, उसकी एंग्जाइटी को, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करे और ऐसा इन्वायरमेंट अपने पेशेंट को प्रोवाइड करे कि उसका पेशेंट सिक्योरिटी फील करे अपनी नर्स के पास, अपने वार्ड में उन लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करें और वो खुद को सिक्योर फील करना शुरू करें, ठीक है ना। फिजियोलॉजिक कास्ट सिंड्रोम रिस्पॉन्सेज, अब मैंने आपसे बताया कि कास्ट सिंड्रोम में पेशेंट साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों किस्म की मैनिफेस्टेशन शो कर रहा होता है। साइकोलॉजिकल में तो यही चीज़ें होंगी, स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी और पेशेंट इनसिक्योर फील करेगा। फिजियोलॉजिक कास्ट सिंड्रोम रिस्पॉन्सेज में एग्जांपल है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी syndrome are associated with immobility in a body cast। बेसिकली बॉडी कास्ट की वजह से अगर हम तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को। ये किस किस तरह से होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विद डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, बेसिकली जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये बात हमें मालूम है, ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बड़ा ये निज़ाम रखा है। कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा मूव करते रहेंगे, आपकी पूरी बॉडी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपका जीआई सिस्टम, ये सारी चीज़ें उतनी ही अच्छी रहेंगी। सो फिजिकल एक्टिविटी जब डिक्रीज होती है तो उसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी, यानी जीआई सिस्टम की जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इंटेस्टाइन में गैसेस अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी, जमा होना शुरू हो जाती हैं, अक्यूमुलेट का मतलब होता है, और इंटेस्टाइन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड आइलियस में अकर, ठीक है जी। द पेशेंट एग्जिबिट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन होगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी नहीं हो रही, गैसेस अक्यूमुलेट होना शुरू हो गई हैं, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया है, तो पेशेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा आपको, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट करेगा आपको, उसे नोजिया हो सकता है, उसे वॉमिटिंग हो सकती है। As with other instances of our dynamic ILS, the patient is treated conservatively with decompression। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छा यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा, आई मीन अगर वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बड़ा आपको अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करूँ। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। क्लियर है तो आगे चलें।
है ऑब्स्ट्रक्शन होती है। वैसे तो आइलियम आपको पता है ना, इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है आइलियम या इलियम भी जिसको कहते हैं, वो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं और उसकी वजह से पेन भी, बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है, बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है ये। तो दिस इज कॉल्ड आइलियस, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है इंटेस्टाइन के पोर्शन की। ठीक है जी। अब इसमें ये बताया गया है कि पेशेंट इज ट्रीटेड कंजर्वेटिवली विद डिकम्प्रेशन। अब जैसे डायनामिक आईलीएस डिफरेंट और किसी वजह से आईलीएस हो सकता है, पेशेंट को इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसी तरह से यहाँ पे भी जब इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो पेशेंट इज कंजर्वेटिवली विद डीकॉम्प्रेशन। तो आपका जो मरीज होता है, पेशेंट है, हम उसे उसी तरह से ट्रीट करते हैं, यानी सबसे पहले डीकॉम्प्रेशन करते हैं। जाहिर है गैसेस अक्यूमुलेट हो रही हैं, खुदा ना खास्ता इंटेस्टाइन रप्चर कर सकती है, तो इसलिए हम डीकॉम्प्रेशन करते हैं, एनजी ट्यूब डालते हैं और उसे सक्शन के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो भी गैसेस वगैरह हैं या यानी स्टमक को इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी कंटेंट है तो वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएं। एंड इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी अंटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज रिस्टोर्ड। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, साथ साथ जाहिर है मेडिकेशन तो होती है, तो वो दिए जाते हैं उस वक्त तक जब तक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो रिस्टोर नहीं हो जाती। If the cast restrict the must be enlarged। अगर कास्ट रिस्ट्रिक्ट कर रही है एब्डोमेन को, यानी कास्ट इस तरह से कि वो एब्डोम ज्यादा बड़ी सी एब्डोमिनल विंडो बना सकते हैं ताकि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हो सके। आफ्टर द आईलीएस रिजॉल्व, जब वो ऑब्स्ट्रक्शन रिजॉल्व हो जाएगी और पेशेंट के बावल साउंड वापस आ जाएंगे, द पेशेंट ग्रेजुअली रिज्यूम्स एन ओरल डाइट। तो फिर हम पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता ओरल डाइट की तरफ वापस लेके आएंगे। रेयरली द डिस्टेंशन प्लेसेस traction on the superior mesenteric artery, reducing the blood supply to the bowel, which can result in gangrenous bowel। हमारी सुपीरियर में बाउंड्री को कर सकती है, सुपीरियर बाउंड्री के ऊपर इतना जनरेट कर सकती है कि बॉवल हमारा को रुक जाएगी। और ऑब्वियसली आपको पता है किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी टिश्यू को अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो वो लॉस हो जाता है, वो गैंग्रीनस हो जाता है। अगर बॉवल की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो इट कैन रिजल्ट इन गैंग्रीनस बावल। द डिसेंडिंग एओर्टा में ऑल्सो सस्टेन प्रेशर। ऑब्वियसली हम सबको पता है एब्डोमेन के पास से डिसेंडिंग एओर्टा भी गुजर रहा है, तो जो है एक्सर्ट हो सकता है एंड इट मे बी कंप्रेस्ड बिटवीन द स्पाइन एंड सिबल के पीछे से स्पाइन का प्रेशर है, आगे से एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से प्रेशर हो रहा है, और दरमियान में जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो दरमियान में मतलब दरमियान में कैच होने की वजह से और के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है, विच में रिजल्ट इन इस्कीमिया। यानी ऑब्वियसली उसके ऊपर भी जब प्रेशर पड़ेगा तो उसकी ब्लड सप्लाई भी वहाँ से स्टॉप हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई कर रहा था वहाँ से स्टॉप हो जाएगी, तो इस्कीमिया जनरेट हो सकता है। इफ़ द डिसेंडिंग एओर्टा बिकम इस्केमिक, सोचें कि अगर जाहिर है उसका काम है डिसेंडिंग एओर्टा है, अगर वो उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कि वो इस्कीमिक हो गया है, उसकी ब्लड सप्लाई वहाँ से वो स्टॉप हो गई है, वो रप्चर भी हो सकता है। जब इस्कीमिक हो जाएगा तो वो रप्चर भी हो सकता है। और पेशेंट देखें, अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक कास्ट है जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो लेकिन आप देखें कि इसके पीछे नर्सिंग मैनेजमेंट, हर एक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक नर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है या ये कास्ट जो अप्लाई की हुई है इसमें मुझे किसी जगह पे दर्द हो रहा है, आप उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसे फील हो रहा है, हम उसे ठीक से चेक नहीं करते, तो सोचें कि ये कितनी ज़्यादा इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इवन
these complications can lead to the death of the patient. ٹھیک ہے جی. The patient with the body or spica cast is often cared for at home. Usually تو یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ آپ کے باڈی اور اسپائکا کاسٹ کے ساتھ ہوں تو آپ ان کو ساری چیزیں انسٹرکٹ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ بڑی ریئر کمی ہے کیونکہ آبویسلی جو ٹرینڈ فزیشنز ہوتے ہیں دے نو ویری ویل کہ انہیں کس طرح سے کاسٹ اپلائی کرنی ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جن کا انہیں خیال رکھنا ہے, تو آبویسلی وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سو ہم پیشنٹ کو نرس ٹیچز فیملی ممبرس اباؤٹ ہائیجینک اینڈ اسکن کیئر ensuring proper positioning, preventing complications and recognizing symptoms that should be reported to the health care provider. اب اس میں نرس کی کیا رسپانسبلٹی, فیملی ممبرز ہوتے ہیں جس نے بھی ان کی کیئر کرنی ہے گھر پہ, انہیں پیشنٹ کے بارے میں اس کی ہائیجین کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, پیشنٹ کی اسکن کو کس طرح سے آبزرو کرنا ہے, آبزرو کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے پیشنٹ کو اسکن کیئر پرووائڈ کرنی ہے, اور پوزیشن بتا سکتی ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہے اپنے جو یعنی فیملی ممبر ہیں جو بھی ہیں ان کو پوزیشن کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ پراپر پوزیشن کیا ہے پیشنٹ کی. پیشنٹ کو آپ نے اگر 2 آرلی پوزیشن چینج کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے, آئی مین آپ نے اس کو سپائن لٹانا ہے نہیں لٹانا, آپ نے اس کو پرون کرنا ہے نہیں کرنا, آپ نے اس کو انجرڈ سائڈ پہ موو کرنا ہے یا آپ نے اس کو ان انجرڈ سائڈ پہ موو کرنا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں پوزیشن سے ریلیٹڈ یہ ہم فیملی ممبر کو سمجھا سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں. پھر انہیں کمپلیکیشن سے کس طرح سے پریونٹ کرنا ہے, یعنی کمپلیکیشن سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ کسی بھی قسم, آپ جب یہ ساری چیزیں انہیں بتا دیں گے کہ یہ جسے ابھی نیکسٹ بھی آ رہا ہے کہ سمٹمس کو ریکوگنائز کرنا ہے, کوئی بھی ایسے سمٹمس آتے ہیں آپ انہیں لسٹ ڈاؤن کر کے بتا دیں کہ یہ سمٹمس ہیں جو اگر آپ کا پیشنٹ آپ سے کمپلین کرتا ہے تو دی سمٹمز میں لیڈ ٹو ٹورڈز کمپلیکیشن. سو اگر اس طرح کے کوئی بھی سمٹمز ہیں آپ کا پیشنٹ آپ کو بتاتا ہے تو آپ اپنے جو ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں ٹائم تو 3 سے 4 منٹ رہ گئے ہیں. اگر کوئی کوئری ہے یہاں تک کسی کی تو مجھ سے پوچھ لیجیے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم پھر کل ہے ہماری تو ہم نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. آج ہم نے بیسیکلی نرسنگ مینجمنٹ پڑھی ہے, تھوڑا سا 2 سے 3 منٹ ہے, اگر کوئی کوئری ہے آپ کی آپ پوچھ لیں, میں سمرائز کر دیتی ہوں اس کو. آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نرسنگ مینجمنٹ ایک پیشنٹ کی جو کہ باڈی یا پھر اسپائکا کاسٹ میں, یعنی اوبویسلی جس میں پورا اس کا ٹرنک انوالو ہوتا ہے, اس میں اگر پیشنٹ آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں بینگ اے نرس. تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ کن پہلے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ہمیں باڈی کاسٹ یا پھر ہپ اسپائکا کاسٹ اپلائی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر اسکن کیئر کا بہت خیال رکھنا ہے. اوکے نرجس فاطمہ, گینگرینس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے ورڈ گینگرین کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ورڈ گینگرین بیسیکلی جو ٹیشوز بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں, اور کس وجہ سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں, اسکیمیا کی وجہ سے. اسکیمیا کا مطلب یعنی بلڈ سپلائی وہاں نہیں آ رہی تھی. اگر کسی بھی باڈی ایریا میں بلڈ سپلائی نہیں آئے گی, آپ کو پتا ہے بلڈ از دا اونلی تھنگ جس کے تھرو آپ کے باڈی کے ایچ اینڈ ایوری سیل تک نیوٹرینٹس بھی پہنچ رہے ہیں اور آکسیجن بھی پہنچ رہی ہے. اگر کہیں بلڈ نہیں پہنچ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو نیوٹرینٹس وہاں پہنچ رہے ہیں اور نہ ہی آکسیجن وہاں پہنچ رہی ہے. تو جب کسی بھی باڈی ٹیشو میں نیوٹرینٹس اور آکسیجن نہیں پہنچیں گے تو وہ ڈیڈ ہو جائیں گے, دیٹ از کالڈ گینگرین. تو اسی طرح سے اگر باول بلڈ سپلائی اسٹاپ ہو جائے گی اور باول کو بلڈ سپلائی کی وجہ سے آکسیجن اور نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے تو دس سچویشن رینل. آپ کے اسکن کیئر کا خیال رکھنا ہے, پیشنٹ کی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, مانیٹر کرنا ہے اسے کاسٹ سنڈروم تو نہیں ہو رہا, پوزیشننگ کا خیال رکھنا ہے, پوزیشن چینج کرنی ہے ٹو آرلی. اور اس کے علاوہ اگر پیرینیل کیئر کی ضرورت ہے تو پیرینیل کیئر کے لیے اچھا لارج انف ہمیں جو ہے اوپن رکھنی ہے ایک ونڈو, تاکہ ہم اچھے سے کیئر پرووائڈ کر سکیں. سوائلنگ سے پریونٹ کرنا ہے. پلس جو کاسٹ سنڈروم ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کاسٹ سنڈروم میں سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل مینیفیسٹیشنز آ سکتی ہیں. سائیکولوجیکل میں انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے.
پیشنٹ کو سیکیور فیل کروانا ہے. اور فزیولوجیکل چینجز میں بیسیکلی جی آئی ٹی سسٹم جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے گینگرینس واول بھی ہو سکتا ہے, اور ایون اگر ایبڈومینل ایورٹا اسکیمک ہو جاتا ہے اور گاڈ فاربڈ وہ رپچر ہو جاتا ہے. 5 منٹس بھی ہمارے پورے ہو گئے ہیں, تو اب ہم اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں. سب اسٹوڈنٹ جو ہے 1 بائی 1 اپنے رول نمبر کے ساتھ اٹینڈنس مارک کروا دیجیے.
गई है आप सबकी? किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। आई एम हेयर। ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर, गुड। लेकिन अब जो भी मैंने पढ़ाया है सब स्टूडेंट्स के लिए है। गौर से सुना करें, नोट्स बना लिया करें, पॉइंट्स याद रखने की कोशिश किया करें, ठीक है? और शायद मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। एलएमएस के ऊपर आपका जो फर्स्ट पीपीटी है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट करना चाहें जो भी वो आप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है जी? चलें, कोई क्वेरी नहीं है अगर, तो टिल नेक्स्ट क्लास टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होती है, ठीक है जी? टेक